जापान के टोक्यो शहर की शाम धीरे धीरे ढल रही थी। एयरपोर्ट पर चहल पहल थी। लोग मुस्कुरा रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, पर किसी को अंदाज़ा नहीं था ये मुस्कानें उनका आखिरी पल है। एक फ़्लाइट टेक ऑफ करती है, 509 पैसेंजर, बिल्कुल नॉर्मल जर्नी। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद एक ज़ोरदार धमाका होता है। विमान से कंट्रोल पूरी तरह खत्म। मौत हवा में उड़ रही थी और पायलट 12 मिनट तक उससे लड़ता रहा। यात्रियों ने अपनी मौत से पहले कागज़ के टुकड़ों पर आखिरी अल्फाज लिखे। माँ ने बच्चों को अलविदा कहा, बेटे ने बाप से माफ़ी मांगी और एक छोटी बच्ची ने लिखा, पापा मैं बहुत डर रही हूँ। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, ये इंसान की हिम्मत, दर्द और मौत से टकराने की 12 मिनट लंबी चीख थी, जिसे आज भी सोचने ही रूह कांप जाती है। ये है जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123, इतिहास का सबसे दर्दनाक, सबसे बड़ा और सबसे सच्चा विमान हादसा जो आपकी रूह तक को झकझोर देगा। तो आइए शुरू करते हैं। 12 अगस्त 1985। जापान के टोक्यो शहर की शाम धीरे धीरे ढल रही थी। हानेदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर दिन तरह चहल पहल थी। हर तरफ लोग थे, हंसी, गले मिलना, फ़ोन पर बातें, कैमरे में फ़ोटो। किसी को नहीं पता था इस शाम की तस्वीरें आखिरी होंगी। जापान एयरलाइंस की फ़्लाइट 123, एक घरेलू उड़ान, टोक्यो से ओसाका जाने के लिए टेक ऑफ करती है। बोइंग 747 एसआर विमान, जिसमें 524 लोग सवार थे, 509 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स। इस रूट पर यह एक आम फ्लाइट थी, लेकिन कुछ भी आम नहीं होने वाला था। वो यात्रियों के लिए एक नॉर्मल दिन था। कोई बिजनेस ट्रिप पर था, कोई छुट्टियां मनाकर लौट रहा था, तो कोई परिवार से मिलने जा रहा था। फ्लाइट के कैप्टन थे मसामी तकाहामा, 19,000 घंटे से ज़्यादा उड़ान का अनुभव। को पायलट थे कोनो योशिफुमी और फ्लाइट इंजीनियर जुनिची हिरोका। कॉकपिट में बैठे ये तीनों मंजे हुए प्रोफेशनल्स, जो नहीं जानते थे अगले 32 मिनट उनकी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल उड़ान होने वाली है। 6:12 शाम फ्लाइट JAL 123 टेक ऑफ करती है। आसमान नीला था, मौसम सामान्य, रनवे पर हर चीज़ ठीक थी। विमान धीरे धीरे ऊंचाई पकड़ता है, 10,000 फीट, फिर 20,000 फीट, सब सामान्य लग रहा था। 6:24 शाम, टेक ऑफ के सिर्फ 12 मिनट बाद, जैसे ही विमान 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, एक जोरदार धमाका पूरे जहाज को झकझोर देता है और पल भर में सब कुछ बदल जाता है। विमान के पिछले हिस्से की दीवार, रियर प्रेशर बल्कहेड, फट जाती है। उसके साथ टेल फिन, यानी विमान की पूंछ का एक बड़ा हिस्सा भी उड़ जाता है। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक, सभी 4 हाइड्रोलिक सिस्टम एक साथ फेल हो जाते हैं। अब विमान में कोई डायरेक्शनल कंट्रोल नहीं बचा था, न एलिवेटर, न रडर, न एलेरन्स। मतलब विमान अब अनकंट्रोलेबल था। फ्लाइट इंजीनियर, हाइड्रोलिक प्रेशर लॉस्ट। कैप्टन तकाहामा, मेडे मेडे मेडे, वी आर लूजिंग कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट। कॉकपिट में घबराहट नहीं थी, पर हालात नाजुक थे। कप्तान और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। वे जान गए थे अब उनका जहाज़ सिर्फ एक भारी जिंदा लाश की तरह हवा में डोल रहा है। लेकिन वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे। हर 5 मिनट में विमान ऊपर नीचे झूलता, ग्रेविटी यात्रियों को ऊपर उछाल देती, बच्चे रोने लगते, कुछ बेहोश हो जाते और कुछ चुपचाप खिड़की के बाहर देखते रहे। इन 32 मिनटों में मौत हर सीट के ऊपर मंडरा रही थी, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। कुछ मुसाफिरों ने अपनी जेब से कागज़ निकाले, कुछ ने टिश्यू पर लिखा, कुछ ने अपने आखिरी अल्फाज सीट पर छोड़ दिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं न लौटूं तो जान लो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पापा, मैं डर रही हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। माफ़ करना पापा, मैंने आपसे बहुत बार लड़ाई की। अब समझ आया, आप हमेशा सही थे। वो 32 मिनट जब जिंदगी और मौत की लड़ाई एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल रही थी और हर किसी को पता था आगे अंधेरा है, लेकिन शायद कोई चमत्कार हो जाए। पायलट्स ने कोशिश की, थ्रॉटल और इंजन की ताकत से जहाज को मोड़ने की। वो लगातार ग्राउंड से संपर्क में थे, लेकिन अब विमान माउंट टकरोबो की ओर बढ़ रहा था। 6:56 शाम,
जापान का आसमान धीरे धीरे अंधेरे में ढल रहा था और उसी अंधेरे की तरफ बढ़ रहा था जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123। पायलट्स आखिरी दम तक लड़ते रहे। कंट्रोल नहीं था, दिशा नहीं थी, सिर्फ इंजन की ताकत और हौसला था। कैप्टन तकाहामा, होल्ड इट, लेट्स ट्राई टर्निंग राइट अगेन। फ्लाइट इंजीनियर, ऑल फॉर हाइड्रोलिक्स, 0। कई बार कोशिश की गई वापस टोक्यो लौटने की, पर विमान हर बार अपना रास्ता खो बैठता। अब वो माउंट टकरोबो की पहाड़ियों की ओर झुकने लगा था। और फिर 6:56 पर माउंट टकरोबो की चट्टानों से टकराता है बोइंग 747 के साथ एक धमाका जो पहाड़ की चुप्पी को भी चीर देता है। और फिर सन्नाटा। 520 लोगों की जिंदगियां एक पल में खामोश हो जाती हैं। टकराव के कुछ मिनटों बाद ही जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स को अनुमान हो जाता है दुर्घटना कहाँ हुई है, लेकिन फैसलों में देरी होती है। अंधेरा बढ़ चुका था और रेस्क्यू ऑपरेशन 14 घंटे तक नहीं पहुंच पाता उस पहाड़ी पर। जब रेस्क्यू टीम आखिरकार सुबह पहुंचती है तो वहां सिर्फ राख, टूटी सीटें और एक बेहद गहरा सन्नाटा बचा था। 4 लोग जीवित पाए गए। एक 12 साल की बच्ची केको कावाकामी, जिसने कहा, मेरे चारों तरफ सिर्फ लाशें थीं, कोई आवाज नहीं थी, मैं अकेली बची थी। जैसे ही हादसे की खबर देश और दुनिया में फैलती है, सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई? क्या यह टेक्निकल फेलियर था या किसी की लापरवाही? जांच शुरू होती है। बोइंग, जापानी एविएशन अथॉरिटीज और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की टीम गठित की जाती है। महीनों तक मलबा उठाया गया, हर पार्ट की जांच हुई और फिर सामने आई एक ऐसी गलती जो 7 साल पहले हुई थी। 1978 में उसी विमान की रियर प्रेशर बल्क हेड को रिपेयर किया गया था, एक माइनर टेक्निकल इश्यू के बाद। लेकिन रिपेयर करने वाले इंजीनियरों ने मैनुअल के मुताबिक 2 रो ऑफ रिवेट्स लगाने की बजाय एक ही रो डाली, जिससे दीवार की ताकत आधी रह गई। वो दीवार जो हर उड़ान में 7 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूरा दबाव झेलती थी, धीरे धीरे अंदर से कमजोर होती चली गई और फिर 12 अगस्त 1985 को टूट गई। एक छोटी सी गलती जो 7 साल तक छुपी रही और एक दिन 520 जानें ले गई। इस हादसे के बाद दुनिया भर में एविएशन सेफ्टी के नियम और सख्त हुए। बोइंग ने अपनी रिपेयर पॉलिसीज बदली और जापानी एयरलाइंस ने हर जहाज की दोबारा जांच करवाई। लेकिन सबसे बड़ा सबक था, लापरवाही कभी नजर नहीं आती, लेकिन उसका असर इतिहास बदल देता है। आज भी माउंट टकरोबो पर एक स्मारक खड़ा है जहां हर साल लोग फूल चढ़ाते हैं, आंखों में आंसू लिए और दिल में एक सवाल, क्या ये हादसा रोका जा सकता था? इसी तरह पेरिस से रियो डी जनेरो जा रहा एयर फ्रांस फ्लाइट 447, 228 लोगों की जिंदगियां, एक हवाई जहाज जो उड़ान भरता है लेकिन फिर कभी नहीं लौटता। एक शांत आम सी रात, लेकिन ऊपर आसमान में एक ऐसी तबाही घटने लगी जिसकी गूंजें आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। उसे भी आप देख सकते हैं